नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। ये वही शो है जो कि बाजार बंद होने के बाद आपके अगले दिन की तैयारी करने में आपकी मदद करता है और साथ साथ हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स भी जुड़ते हैं। उनसे हम बाजार पर उनकी स्ट्रैटेजी, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, आपके सवालों के जवाब लेने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन बाजार की क्लोजिंग की अगर बात करें, देखिए नई सीरीज की शुरुआत हुई दिसंबर महीने को स्टार्ट कह सकते हैं, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और अच्छी शुरुआत इनफैक्ट होती हुई क्योंकि बाजार बेहतरीन तरीके से संभलते हुए नजर आए। नवंबर मंथ में जो हमने डाउनफॉल देखा, वहां से जो भारी वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव देखने को मिले, वहां से दिसंबर या यूं कहें नई सीरीज की शुरुआत जो है वो एक उम्मीद की किरण बनकर जरूर आई है। बाजार जब आज क्लोज हुए काफी बढ़िया तेजी के साथ, वहां पर हमने देखा अच्छे खासे मोमेंटम के बीच दिन के दौरान हमने एक डेंट भी देखा, वहां से अच्छी खासी रिकवरी का मोड भी आता हुआ देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट्स हो चाहे लार्जर इंडेक्सेस हो, निफ्टी बैंक निफ्टी हर तरफ अच्छी खासी मजबूती के बीच निफ्टी बैंक करीब 53 अंक चढ़कर बंद होता हुआ देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स में 600 अंकों की मजबूती पर क्लोजिंग देखने को मिली और साथ ही निफ्टी को अगर देखेंगे वहां पर भी कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है दिन भर बरकरार रहा और भले ही बीच में एक सेशन वॉलेटिलिटी का थोड़ा समय वॉलेटिलिटी का जरूर देखने को मिला, लेकिन 24,276 के लेवल्स पर अच्छी खासे मजबूत मोमेंटम के साथ रियल एस्टेट, मेटल और साथ ही सीमेंट पैक रहे, जहां पर बाजार में सबसे ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिले। इसके साथ साथ आईटी सेक्टर भी बाजार को संभालने का काम कर रहे थे, ऑटो फार्मा स्पेसेस भी थे। इनफैक्ट हर सेक्टर हर पॉकेट में आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा था। सो पावर पैक कह सकते हैं हफ्ते की शुरुआत होती हुई दिखी और यहां से अब कल की तैयारी आपकी क्या होनी चाहिए, कल किस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए दिख सकते हैं, ये जानने की होगी कोशिश। हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जेएनएम ब्रोकिंग की किरण जानी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून किरण, अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बाजार में नई सीरीज की शुरुआत शुक्रवार के सेशन से ही हुई, लेकिन वहां से लेकर अब तक ये कह सकते हैं कि इस मंथ का दिसंबर मंथ का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था, नए हफ्ते की शुरुआत और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस यानी कि सीरीज जो है वो अच्छी खासी स्टार्ट होती हुई दिखी है। कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं मार्केट को आप इस वक्त, और जो सेंटिमेंट्स और इंडेक्स पे जो लेवल्स नजर आ रहे हैं उस पर आपका टेक क्या होगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से आपने बताया कि नई सीरीज की शुरुआत हुई हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव टेरिटरी के साथ हुई है। मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि निफ्टी में जिस तरह का एक गैप अप ओपनिंग हमने डोमेस्टिक इलेक्शंस की वजह से, महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन की वजह से जो देखा था, उसके बाद हमने देखा कि थर्सडे जहां पे मंथली एक्सपायरी थी नवंबर की, उस वीक में उस दिन मार्केट अच्छा खासा गिरा था और कहीं ना कहीं वो जो पूरा गैप था निफ्टी के ऊपर, वो गैप उसने फिल किया। फ्राइडे को हमने वहां से एक अच्छी खासी बाउंस देखी और आज वहां पे फॉलोअप बाइंग आया और 24,200 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। 24,200 के ऊपर आप देखोगे तो 6 नवंबर के बाद फर्स्ट टाइम हम 24,200 के ऊपर क्लोज हुए, तो कहीं ना कहीं काफी लंबे अरसे के बाद हमने 24,200 का लेवल क्रॉस किया। अब कल के दिन हमें देखना रहेगा कि यहाँ से भी एक फॉलोअप बाइंग आती है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम आने वाले समय में एक अच्छा खासा अपमूव देख सकते हैं। तो हमारी तरफ से तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रहेगी। नीचे में कोई भी डिप आता है 24,000 अब एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बन चुका है। 24,000 ब्रेक नहीं किया तो चांसेस है हम 24,500 से 24,800 तक की एक रैली देख सकते हैं। कमिंग टू द बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका डेली चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी से काफी बेहतर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हालांकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक काफी जोर लगा रहे हैं और जिस तरह के उन दोनों चार्ट सेटअप है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि बैंक निफ्टी आने वाले समय में एक अच्छी खासी पोजिशनल कॉल के हिसाब से एक अच्छी खासी पोजीशन है डेली चार्ट के ऊपर। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक 53,000 प्लस 54,000 प्लस की एक रैली देख सकते हैं। ये पूरे महीने की मैं बात कर रहा हूँ। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी टिप आता है 51,800 तक, तो आप एक्यूमुलेट कीजिए। आरबीआई पॉलिसी भी लाइंड अप है इस वीक में, तो देयर आर चांसेस कि हम एक अच्छी खासी मूव बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। आपको 51,000 एज अ पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो करनी है। गिरावट में खरीदारी के मौके बनते हुए और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी के चार्ट्स में ज़्यादा मजबूती और कन्विक्शन जो है वो ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रहा है। बहरहाल अगर आप देखें लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हम मजबूती के ट्रेंड्स तो देख ही रहे हैं और इस मजबूती में सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट्स भी बिल्कुल शामिल हैं। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप को अगर आप देखेंगे लगातार 7th सेशन से यहाँ पर एडवांसमेंट, यानी कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक मौके ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी सारे मिलते हुए दिखेंगे और इंडेक्स में भी परफॉर्मेंस सेक्टर स्पेसिफिक जैसे कि हमने देखा रियल्टी, मेटल, फार्मा, आईटी, ऑटो, एनर्जी, ये सारे के सारे स्पेसेस थे जो कि बाजार को संभालने का ही काम कर रहे थे और यहाँ पर भी एक्सपर्ट का मानना है कि पॉजिटिव मोमेंटम जो है
आने वाले दिनों में बरकरार रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में ऑफकोर्स सीमेंट, आईटी, रियल्टी, पैक जरूर फोकस में थे, लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक पर नजर होनी चाहिए क्योंकि ब्रोकरेजेस के रेडार पर नोमुरा की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उसके अलावा भी नए करार की जो खबर आई, बिजनेस एक्सपेंशन की जो खबर आती हुई देखी। कंपनी गूगल पिक्सल फोन बनाने के लिए अपनी सब्सिडरी के साथ इन्होंने करार किया और ये खबर रही जिसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हमने अच्छा खासा एक्शन देखा। इनफैक्ट मार्केट कैप जो है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर भी जाता हुआ 1 लाख करोड़ के पार देखने को मिला। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर किरण एक राय आपकी जानना चाहेंगे क्योंकि क्लियरली हम देख रहे हैं इस स्पेस में अच्छा खासा मोमेंटम तो था ही और ये खबर आने के बाद तेजी जो है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आई। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी का आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं क्लासिकल हेड एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कंटिन्यूसली बना रहा है और कंटिन्यूसली ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है। अब आज का जिस तरह से हम प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं, आप वॉल्यूम भी देखोगे तो एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर आज का वॉल्यूम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी टिप आता है 16,000 के लेवल के आसपास या करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना हो तो कर सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 15,500 का रखना है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप ऊपर में 18,000 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देख सकते हो। तो ओवर स्ट्राइक रैली है लेकिन कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर और वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी लॉन्ग करना चाहिए 15,500 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सो क्लियरली ये राय डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर न्यूज़ फ्लो तो है ही और इसके अलावा भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव हमारे एक्सपर्ट को नजर आते हैं। लेकिन आइए आप सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप अपने सवाल इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम तक पहुँचाएँ और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल की तैयारी में आपके सवालों के जवाब आपको दे पाएँ। हमारे पास परेश पटेल अहमदाबाद से उन्होंने सवाल भेजा है और ये सवाल है रेलवे काउंटर्स पर। IRFC में उन्होंने 1400 स्टॉक्स की खरीदारी की है, 140 अपने एंट्री लेवल्स ये बता रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स इनफैक्ट किरण अगर देखें काफ़ी ज़्यादा एक्शन और पिछले दिनों जहां मार्केट में वॉलिटिलिटी थी, PSU सरकारी कंपनियां जो है वहां पर अच्छा खासा एक्शन था और इसमें रेलवे और डिफेंस तो शामिल थे ही। IRFC के चार्ट्स हमने देखा, वॉलिटिलिटी थी मजबूत, बाजार में करीब 1-1.5% तक की गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन हमारे व्यूअर की खरीदारी के स्तर 140 के हैं, क्लोजिंग हमने 147 की देखी है। इनके लिए राय क्या होगी? सो IRFC की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री ली है। 140 वाज द ओनली द ब्रेकआउट लेवल। उसके बाद हमने 2 बार देखा है कि काउंटर 160 और लास्ट टाइम 155 के आसपास गया था। कहीं ना कहीं लोअर टॉप बना रहा है, ये एक कॉशियस अप्रोच है, लेकिन दोनों बार जब ये ऊपर से नीचे आया तब भी उसने हायर लोस बनाया है, तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जरूर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न मेरे हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग है, तो उनको एक 136 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। ऊपर में जैसे ये 160 का लेवल क्रॉस करेगा IRFC, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो इनको 136 के स्टॉप लॉस के साथ बने देना चाहिए। ठीक है, 136 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। अच्छे एंट्री लेवल्स पर आपने स्टॉक में एंटर किया है, अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखें, यही राय आपको मिलती हुई। एक और सवाल देख लेते हैं। संकल्प यादव उत्तर प्रदेश से अपना सवाल भेज रहे हैं। उन्होंने BEL में 750 शेयर्स की खरीदारी की और अपने एंट्री लेवल्स जो हैं ये बता रहे हैं 285 के। BEL अगेन जैसे कि मैं बता रही थी, जहां हम रेलवे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देख रहे थे, एरोस्पेस डिफेंस स्पेस में भी लार्जर प्लेयर्स लाइक HAL, BL में लगातार अच्छी खासी मजबूती का मोमेंटम हम देख चुके हैं। 750 शेयर इन्होंने 285 के स्तर पर खरीदे हैं। 300-305 के लेवल्स के आसपास की क्लोजिंग हमने देखी है, सो क्लियरली इनकी खरीदारी के स्तर से ऊपर जाता हुआ और इनके पोर्टफोलियो में भी प्रॉफिट देख रहे हैं ऑलमोस्ट 16,000 का। BEL के लिए आपकी राय क्या होगी किरण? तो रिसेंटली जब आपके चैनल पे ही हमने जो डिफेंस काउंटर है या तो PSU डिफेंस काउंटर है उसके अंदर जब बात की थी, तो हमारा वन ऑफ द प्रीफर्ड चॉइस था BEL। रीजन बीइंग कि एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है, 20 डेज या तो 50 डेज मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है उसने काफी अच्छे से क्रॉस किया है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, 200 दिन की मूविंग एवरेज से काफी अच्छा सपोर्ट लेके ये काउंटर हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में रिज्यूम किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल रीजन है। मेरे हिसाब से इनको डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, आप 290 रुपीज के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इमीडिएट लेवल पे 330 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही 330 का लेवल क्रॉस होगा, ऊपर में 350-360 तक की रैली भी आप देख सकते हो, तो डेफिनेटली इसको 290 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। इंटैक्ट रखें 350, उसके बाद 360 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 360 के लेवल्स आने पर एक बार फिर से स्टॉक को रिविजिट करना चाहिए। ये राय BEL पर आपके लिए अपनी पोजीशंस को बिल्कुल बनाकर रखें। जहां हम एरोस्पेस और डिफेंस की बात कर रहे हैं किरण, एक और सवाल इसी स्पेस से गणेश वर्मा का है। इन्होंने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में खरीदारी की है, अपनी खरीदारी के स्तर 1488 के वो बताते हैं। 1657 के लेवल्स पर हम क्लोजिंग यहाँ पर देख चुके हैं। करीब 20 शेयर्स खरीदे हैं। एरोस्पेस डिफेंस का वन मोर काउंटर, इस पर राय क्या होगी?
सो ओवरऑल अगर जीआरएससी की बात करें तो फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है। आपने देखा है कि डिफेंस के अंदर एक काफी अच्छी मूव आ जाने के बाद जो प्राइस करेक्शन आया था 35-50% के उसके आसपास से जितने भी काउंटर्स है उसमें एक अच्छा खासा रिबाउंड हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जीआरएससी इज वन ऑफ द काउंटर जहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। साथ ही साथ 200 दिन की मूविंग एवरेज से स्टॉक घुमा हुआ है, ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक बुलिश जोन के अंदर एंटर कर रहा है। वोलेटिलिटी काफी नैरो हो चुकी है बट ओवरऑल चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एटलीस्ट जो 100 डेज मूविंग एवरेज है 1850 वहां तक के मूवमेंट जीआरएससी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो करंट मार्केट प्राइस से आपको होल्ड रखिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो 1590 का मेंटेन कीजिए। अगर 1590 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो ऊपर में 1850 तक के लेवल डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप जीआरएससी में देख सकते हो। सरकारी कंपनियों में अगर आपकी पोजीशन है, चाहे फिर वो रेलवे स्पेस हो या फिर एरोस्पेस एंड डिफेंस हो, पोजीशंस को इंटैक्ट बनाकर रखें क्योंकि आने वाले दिनों में इवेंट स्पेसिफिक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन नज़र आ सकता है। और न्यूज़ फ्लोज के चलते लगातार इन स्पेसिस में ऑर्डर विंस के चलते रेलवेज में पर्टिकुलरली और इसी तरह के सिनेरियोज जो हैं वो डिफेंस में भी बनते हुए नजर आते हैं। सो क्लियरली कन्विक्शन है यहाँ पर। अगर आपका पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक्स हैं तो उसे बनाकर रखने की ही राय बनती हुई। लेकिन ड्यूरिंग द सेशन कौन से सेक्टर्स थे जो कि आउट परफॉर्म करे थे? सबसे आगे रियल एस्टेट सेक्टर जो कि बाजार को संभालने का काम करा था। रियल एस्टेट के साथ साथ सीमेंट को भी नहीं भूलना है। सीमेंट स्पेस में भी हमने देखा अच्छा खासा एक्शन। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर सीमेंट स्पेस में अच्छा खासा जेफरीज की रिपोर्ट के आने के बाद एक कन्वेक्शन बनता हुआ देखने को मिला। चाहे फिर अल्ट्राटेक सीमेंट हो, एसीसी हो, अंबुजा सीमेंट हो, 1.5 से 2% तक की तेजी। चाहे फिर लार्जर सीमेंट प्लेयर्स हो या मिड कैप सीमेंट स्पेस हो, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। रियल एस्टेट और सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें किरण, इन स्पेसेस को, क्योंकि कनेक्टिंग स्पेस है रियल एस्टेट, सीमेंट और साथ ही होम डेकोर, कैसे देखते हैं इस सेगमेंट को और यहाँ पर क्या कोई टॉप पिक्स बनती हैं? तो सीमेंट हमारा टॉप पिक था। आपको अगर याद हो तो 15 दिन 20 दिन पहले जब आपके चैनल पे हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने ग्रासिम, अल्ट्राटेक, रैमको डिस्कस किया था। रैमको में हालांकि एक अच्छी खासी मूवमेंट आ गई। ग्रासिम, अल्ट्राटेक में आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मूवमेंट है, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा है कि जब भी मानसून खत्म होता है उसके बाद जो सीमेंट सेक्टर है या तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो पिकअप करता है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि और ग्लोब में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट हो चुके हैं, हमारे आरबीआई ने अभी तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं किए। तो जो दिसंबर महीने की पॉलिसीज है उसमें काफी सारी होप है कि वहां पे इंटरेस्ट रेट कट हो। अगर वहां पे जो इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो डेफिनेटली रियल एस्टेट हो गया, उस काउंटर को बूस्टअप मिलेगा। और जैसे ही रियल एस्टेट काउंटर जाएगा तो जो पैराफेरियल सेक्टर है जैसे कि होम डेकोर हो गया या तो फिर सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, उन सब में काफी एक अच्छी तेजी आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट से अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर एक अंडर परफॉर्म था, यहाँ पे आज इनिशियल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो ग्रासिम वन ऑफ द प्रिफर्ड पिक। आप देखोगे तो 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर इसने क्लोज दिया है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है ग्रासिम के ऊपर। तो करंट मार्केट प्राइस डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। एक इमीडिएट लेवल पे जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 2650 का रखना है। अगर 2650 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 2800 तक की रैली ग्रासिम में देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ग्रासिम में एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। तो सीमेंट प्लेयर्स में ग्रासिम पर भरोसा बनता हुआ, पूरे के पूरे सीमेंट पैक पर ही एक्सपर्ट के भरोसा बनता हुआ यहाँ पर। और टेक्निकली तो चार्ट्स काफ़ी दुरुस्त नजर आते ही हैं, लेकिन फंडामेंटल आउटलुक की अगर बात करें, जेफरीज की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है, इस रिपोर्ट का भी ये मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ FY25 से हम देख सकते हैं कि सीमेंट में जो डिमांड सिनेरियोज हैं वो भी और ज़्यादा बेहतर होते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्लियरली सीमेंट सेक्टर पर नजर होनी भी चाहिए। लेकिन रियल एस्टेट और सीमेंट की ही तरह IT सेक्टर भी बाजार को आज संभालने का काम कर रहा था। अच्छी खासी तेजी के बीच IT स्पेस में भी, चाहे फिर वो लार्जर IT प्लेयर्स हो लाइक इन्फोसिस या फिर छोटी मझोली कंपनियां हो। इनफैक्ट निफ्टी IT इंडेक्स में ही हमने करीब 400 अंकों की मजबूती देखी। अगले दो सवाल जो है वो भी IT से जुड़ी कंपनियों पर ही है। किरण, वीरेंद्र सिंह का सवाल है इन्फोसिस पर। इन्होंने खरीदारी की है 455 शेयरों की, 1590 अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हैं। अच्छी खासी तेजी के बीच इस वक्त 1879 के लेवल्स पर स्टॉक क्लोज होता हुआ देखने को मिला। इसी के चलते काफी बढ़िया रिटर्न्स भी इनको मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1590 की इनकी खरीदारी और स्टॉक में मजबूती के बीच ही कामकाज। और दूसरा सवाल सवेंद्र कुमार का टाटा एलेक्सी पर है। 60 शेयरों की खरीदारी 4473 के स्तरों पर टाटा एलेक्सी में इन्होंने की है। मजबूती के साथ ये स्टॉक भी क्लोज होता हुआ दिखा। 4400 की खरीदारी और 6700 पर ये ट्रेड करता हुआ। सो टाटा एलेक्सी, इन्फोसिस, दोनों पर आपकी राय? सो पहले मैं इन्फोसिस के ऊपर आऊंगा। तो इन्फोसिस हमारा प्रेफर्ड पिक है। ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट एंड एसोसिएट को दिया है और लास्ट वीक जो एक मीडिया चैनल के ऊपर मैंने इसका कवरेज भी दिया था। तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस आप करंट मार्केट प्राइस पे देखोगे तो टेक्निकली एक बड़ा ब्रेकआउट पैन आउट हो रहा है। कहीं ना कहीं इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर भी आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इमीडिएट लेवल पे हम 2000 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आ जाए। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, थोड़ा समय देना आप इस काउंटर को। एज ऑफ नाउ आप 1800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जब तक 1800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2000 तक के लेवल भी इन्फोसिस में आपको देखने के लिए मिलेंगे।
टाटा एल्क्सी की मैं बात करूँ तो टाटा एल्क्सी में एक जोर का करेक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है। 8900 से लेके हम देखें तो नीचे में 6300 तक आ चुका है। काउंटर एक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न यानी कि फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो नई खरीदारी के लिए तो यहाँ सलाह नहीं रहेगी, लेकिन इनके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो 6300 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जैसे ही ये काउंटर 7500 के ऊपर जाएगा, इसमें एक नई तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ 7500 के टारगेट के लिए 6300 के स्टॉप लॉस के साथ आप एलएक्सी होल्ड कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये राय आपको आईटी स्पेस में इन्फोसिस और टाटा एल्क्सी पर दोनों में पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय मिलती हुई। लेकिन चलिए, अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट यानी कि वीआईपी शेयर्स जानने का। चलिए, तो लंबी अवधि के लिए जोरदार कमाई वाले वीआईपी शेयर जान लेते हैं। किरण, बताएं कौन सा वीआईपी शेयर इस सेगमेंट में, या कौन से वीआईपी शेयर्स आप हमारे लिए लेकर आए हैं? दो स्टॉक हमारी तरफ से, पहला जो स्टॉक रहेगा वो कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर से रहेगा, हिंदुस्तान जिंक। आज हमने देखा कि मेटल सेक्टर में काफी अच्छी खासी तेजी आई, लेकिन हिंदुस्तान जिंक एज अ फ्लैट ही कारोबार कर रहा था। ओवरऑल चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं सस्टेन है, और जिस तरह से इंट्राडे चार्ट से इंट्राडे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है, तो 500 के आसपास की क्लोजिंग है हिंदुस्तान जिंक में। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 1 से 2 दिन में आप 530 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 490 एज अ स्टॉप लॉस हमें हिंदुस्तान जिंक में मेंटेन करना है। दूसरा जो कॉल रहेगा वो फार्मा में से। फार्मा में आप देखोगे तो एक डिवाइडेड परफॉर्मेंस है, लेकिन डिवर्स लेबोरेटरी आपको अगर ध्यान हो तो पिछले वीक हमने आपके मॉर्निंग शो में 5800 के आसपास डिस्कस किया था, आज वो 6250 के आसपास है। एक फ्रेश ब्रेकआउट हम देख रहे हैं विथ वॉल्यूम, और ओपन इंटरेस्ट में भी काफी अच्छा है इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन कंटिन्यू रह सकती है। तो हम रीरेट कर रहे हैं डिवर्स लेबोरेटरी को, 6250 के आसपास ट्रेडिंग कर रहे हैं। 6340 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 6220 ऐसा स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो हिंदुस्तान जिंक एंड डिवर्स लेबोरेटरी दो हमारी तरफ से प्रेफर्ड पिक रहेगी। हिंदुस्तान जिंक और डिविस लेबोरेटरी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर लगातार हम एक्सपर्ट्स का भरोसा देख रहे हैं। और इनफैक्ट बिल्कुल किरण, हमें याद है डिविस लेबोरेटरीज पर आपने अपना पॉजिटिव आउटलुक हमारे साथ शेयर भी किया था। ये स्टॉक अब उसी तरह से परफॉर्म भी करता हुआ। जाते जाते किरण, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर अगर हो आप बताएं। स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की, उसमें मेरी या मेरी फैमिली का इन्वेस्टमेंट नहीं है। डेफिनेटली हमारे क्लाइंट है तो एसोसिएट का हो सकता है। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग करें। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एब्सोल्युटली किरण, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और हैव अ नाइस डे टू यू। तो चलिए, इसी के साथ कल की तैयारी को तो हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक चीज़ आपको बताएं, टाइम्स नेटवर्क का फ्लैगशिप आयोजन इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव वापस आ चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रेजेंटेड ये कॉन्क्लेव भारत के विकास से जुड़ी अहम और बेहतरीन चर्चाओं का केंद्र रहा है। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत का लक्ष्य दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने पर है। ऐसे में भारत को ग्लोबल चुनौतियों के बीच अपनी आर्थिक लचीलेपन को बनाए रखने और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास को बढ़ाने वाली नीतियों को लागू करने की जरूरत है। और इस बार इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के 10वें एडिशन की थीम रखी गई है, फास्ट ट्रैक टू द टॉप 3। इस थीम के जरिए इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव एक रोड मैप तैयार करेगा और कैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है इसकी दिशा आगे बढ़ाएगा। आईईसी में राजनीति, ग्लोबल बाजार, इकोनॉमी और कॉरपोरेट वर्ल्ड की दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। तो 12 और 13 दिसंबर को तैयार रहें टाइम्स नेटवर्क पर सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए।